तानाशाह जोसेफ स्टालिन भाषण दे रहा था। सभागार में बैठे सभी श्रोता लज्जित होकर सुन रहे थे। उनकी आंखें विभोर हुई जा रही थी। भाषण खत्म हुआ। लोग सम्मानपूर्वक उठ खड़े हुए। तालियां बजने लगी। आमतौर पर यह करतल ध्वनि कुछ सेकंड में रुक जाती, मगर वहां स्टालिन खुद मौजूद था, लिहाजा तालियां बजती रहीं। लोगों के हाथ दुखने लगे, सिर चकराने लगे, पर सबको इंतजार था कि कोई और रुकने की पहल करे। श्रोताओं की भीड़ में कागज फैक्ट्री का एक निदेशक भी था। उसने सबसे पहले ताली बजानी बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अन्य लोगों ने तत्काल उसका अनुसरण किया। उसी रात कागज फैक्ट्री के निदेशक को घर से उठा लिया गया। उसे अब अपनी शेष जिंदगी साइबेरिया के बर्फीले कैदखाने में गुजारनी थी। कल्पना करें, अगर स्टालिन के पास यह जानने का जरिया होता कि कौन उससे मन से सुन रहा है और कौन बेमन से, तब क्या होता। मौजूदा वक्त में तमाम बुद्धिजीवी इस खतरे से धरती के प्राणियों को आगाह कर रहे हैं। वजह यह है कि कोरोना के कारण संसार के तमाम देशों में तरह तरह के ऐप अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन ऐप के जरिए जो डाटा जुटाया जा रहा है, अगर वह चिकित्सा विज्ञान के अलावा कहीं और उपयोग में लग गया तो तबाही फैल सकती है। इस तर्क के हिमायती मानते हैं कि अब तक लोगों की निगरानी दैनिक मूवमेंट और सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचारों के जरिए की जाती थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब निजी कंपनी के पास आपकी देह के अंदर की हलचल पहुंच रही है। कौन रक्तचाप का मरीज है, किसे मधुमेह है, किसने कब सर्जरी कराई, कौन किस रोग से ग्रस्त है, किस व्यक्ति का शरीर मौसमी उतार चढ़ाव या अन्य किसी क्रिया पर कैसा प्रतिक्रिया करता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि जिन देशों में भारत जैसा खुला लोकतंत्र अथवा स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, वहाँ इसका भीषण दुरुपयोग किया जा सकता है। कल्पना करें, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन यह जान सके कि उनकी मंत्री परिषद में के कितने लोग समर्पण भाव से उनके साथ हैं और कितने मजबूरी में, तब क्या होगा। यही नहीं, उन्हें इसका भान हो सके कि नागरिकों का रक्तचाप या दिल की धड़कनें किन सरकारी घोषणाओं पर कैसे बढ़ी अथवा सामान्य रही, कितने प्रतिशत लोग खुश रहे और कितने नाखुश। असंतुष्ट जन क्या किसी खास इलाके या समुदाय के हैं अथवा छितराए हुए, तब क्या करेंगे। जो लोग ग्लोबलाइजेशन के पतन और राष्ट्रवाद के उदय की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वे तो लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को भी इससे अछूत नहीं मान रहे हैं। खुद हमारे देश में फेसबुक को लेकर बहस पुरगर्म है। उसकी भारत स्थिति प्रभारी आंखी दास के विरुद्ध रायपुर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे से सिंग लड़ाए हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि संसद के अगले सत्र में इस मामले पर गर्मागर्म बहस सुनाई दे। इससे पहले आरोग्य सेतु ऐप पर भी आरोप लगे थे, मगर आईटी मंत्री रविशंकर ने आश्वस्त किया कि आपका डाटा पूरी तरह सुरक्षित है और मामला ठंडा पड़ गया। ध्यान रहे, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का विवाद से पुराना नाता है। साल 2004 में फेसबुक वजूद में आया था। एक साल बाद ही दिसंबर 2005 में इस पर आरोप लगने शुरू हो गए थे कि इसके यूजर्स का डाटा असुरक्षित है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 शोधार्थियों ने 17,000 फेसबुक यूजर्स का डाटा डाउनलोड कर इस आशंका को सच साबित कर दिया था कि इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग डाटा माइनिंग के लिए किया जा सकता है। नवंबर 2011 में तो सनसनी ही फैल गई जब लोगों को मालूम पड़ा कि फेसबुक उन लोगों की भी खोज खबर ले रहा है जिनका अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। बेल्जियम में तो बाकायदा इस पर मुकदमा चला और वहां के प्राइवेसी कमिश्नर ने इसे अपने कानून का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया कि अगर नॉन यूजर्स की निगरानी बंद नहीं की गई तो कंपनियों को रोजाना 2,51,000 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालक ही दोषी हैं। पिछले ही महीने जो बिडेन, बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत कई नामचीन अमेरिकियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए हैं। हैकर्स ने उनके निजी संवादों की पड़ताल की थी, जिसे तूफान उठ खड़ा हुआ था। बाद में कंपनियों के सीईओ जैक डॉर्सी का इसके लिए सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करनी पड़ी थी। यहाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका की चर्चा जरूरी है। इस कंपनी पर आरोप लगा था कि उसने सुनियोजित तरीके से 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर असर डाला। आरोप लगाने वालों का दावा था कि उस कंपनी ने लगभग 8.5 करोड़ फेसबुक यूजर्स के खातों की अवैध तरीके से निगरानी की। इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि आम अमेरिकी की
मन मस्तिष्क में कैसा मंथन चल रहा है, उसे कैसे नेतृत्व की जरूरत है, वह किन नीतियों का तलबगार है। इन आरोपों को भले ही प्रमाणित न किया जा सका हो, पर यह सच है कि इससे आशंकाओं के नए पठार उठ आए। फेसबुक के तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके शेयर्स जमींदोज हो गए और महज एक दिन में उसे 119 अरब डॉलर का झटका लगा। इजराइल के हाइफा विश्वविद्यालय के शोधार्थी गैब्रिएल बाइमन ने तो 90 के दशक के माध्यम में ही इस बहस को जन्म दिया था। उन्होंने गहन शोध के बाद पाया था कि आतंकी संगठन अपनी 90% भर्तियां इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं। आपने किन विषयों को पढ़ा, कौन से वीडियो देखे, कैसे विचार व्यक्त किए, अपने प्रिय एवं प्रियजनों से कैसे संदेश का आदान प्रदान किया, इन सबके अध्ययन के जरिए वे पहले नौजवानों के दिमाग को झांकते हैं। उससे इन्हें नफरत के बीज बोने में आसानी हो जाती है। ISIS के सिर कलम करने वाली टीम का अगुवा जिहादी जॉन भी इसी माध्यम से ब्रिटेन के कुवैत होते हुए सीरिया पहुंचा था। तमाम भारतीय नौजवान भी इसी तरह पदभ्रष्ट किए गए थे। अब जब मामला सोशल मीडिया की चौहद्दी पार कर अपनी देह के अंदर पहुंच गया है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि यह डाटा किसी आतंकवादी संगठन, अराजकतावादी समूह, तानाशाही प्रवृत्ति के सरकार, मदमत सरकारी अफसरों अथवा लोलुप दवा कंपनियों के लिए नए दरवाजे नहीं खोलेगा। यहाँ जॉर्ज ऑरवेल और उनके उपन्यास 1984 का कथन याद आ रहा है, बड़े भाई देख रहे हैं। आज वे होते तो यह जानकर अचरज में पड़ गए होते कि बिग ब्रदर ने लोगों की चमड़ी के अंदर झांकने तक की शक्ति अर्जित कर ली है।